गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का ही भाग है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। उसी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं आज आंध्र वंश या सातवाहन वंश। तो आंध्र वंश और सातवाहन वंश पहले अपन पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के बाद पढ़ चुके हैं शक वंश के बाद पढ़ चुके हैं अपन कण्व वंश, और कण्व वंश के अंतिम शासक होता है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन करता है? शिमुक नामक एक सातवाहन वंश का राजा था। उसने कण्व वंश के राजा था सुशर्मा की हत्या करके भारत में एक दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में एक नवीन वंश की स्थापना करता है। वो होता है कौन सा? आंध्र वंश या सातवाहन वंश। तो ये आंध्र और सातवाहन वंश कहाँ पर थे? कृष्णा व गोदावरी नदी के बीच वाला क्षेत्र अपना है ये भारत। तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच वाला क्षेत्र, जो कि इसके इर्द गिर्द वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर यानी कि आंध्र वंश यानी गोदावरी व कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र का, कृष्णा नदी घाटी वाला क्षेत्र, इसके बीच में एक वंश की स्थापना करता है शिमुक नामक राजा के द्वारा। कौन करता है? शिमुक नामक राजा के द्वारा इस वंश की स्थापना करते हैं। यह वंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से जाना जाता है। आंध्र और सातवाहन वंश दोनों के नाम से जाना जाता है। शिमुक किसको हराता है? तो कण्व शासक होता है सुशर्मा की हत्या करके एक भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, वो सातवाहन वंश या आंध्र वंश। और इस प्रकार पुराणों में कण्व वंश के शासकों को क्या बोला गया है? शुंग भृत्य या शुंगों का नौकर। ये किसको कहा गया है पुराणों में? ये कण्व शासकों को कहा गया है। कण्व शासकों को पुराणों में कहा गया है कि ये शुंग भृत्य और शुंगों का नौकर थे। ये पुराणों में उल्लेख मिलता है कण्व शासकों के बारे में। उसके बाद जब शिमुक ने अपना राज्य आंध्र वाले क्षेत्र यानी गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी वाले क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लेता है, उसके बाद उसका पुत्र होता है सातकर्णी प्रथम। कौन होता है पुत्र? सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति को और बढ़ाया। सातकर्णी प्रथम होता है, वो शिमुक का पुत्र था। किसका पुत्र है ये? शिमुक का पुत्र होता है। कौन होता है? शिमुक का पुत्र, जो सातवाहन वंश का राजा होता है। और शिमुक ने बहुत शक्ति और क्या कर सत्ता का विस्तार किया। और सातकर्णी प्रथम के बारे में अपने को हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख से सांची अभिलेख से, सांची वर्तमान में कहाँ है? भोपाल से 46 किलोमीटर दूर। भोपाल से कितने किलोमीटर दूर? 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और नाना
नाना घाटी अभिलेख। नाना घाटी अभिलेख ये कहाँ पर है? वर्तमान में महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट पर स्थित है महाराष्ट्र में। तो इन तीनों अभिलेखों से किसके बारे में जानकारी मिलती है अपने को? सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने अपनी राजधानी, सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान का वर्तमान नाम पैठन। क्या नाम है? पैठन है। प्रतिष्ठान का वर्तमान नाम पैठन है। ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये हाथी गुफा अभिलेख, सांची अभिलेख और नाना घाटी अभिलेख से ये अपने को जानकारी मिलती है कि उसने अपने सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान, जिसको कहाँ वर्तमान में क्या कहते हैं? पैठन। और पैठन वर्तमान में कहाँ स्थित है? अपने औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र में स्थित है। सातकर्णी प्रथम ने, ये भी बहुत प्रतापी शासक था, इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ। तो सातवाहन वंश का ऐसा प्रतापी शासक कौन था जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था? सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। और इसने इधर वाला दक्षिण वाला क्षेत्र रहता है, दक्षिण वाला क्षेत्र में इधर चेल चोर पांड्यों को छोड़कर दूसरे वाले ये क्षेत्र में इसने क्या किया? अपना संपूर्ण आधिपत्य सार्वभौमिक सत्ता अपने स्थापित कर ली थी। अब दक्षिण भारत में संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। फिर क्या होता है? सातकर्णी प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सातकर्णी मृत्यु होने के बाद सातवाहन वंशों के राजाओं का क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाते हैं। उत्तराधिकारी क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। जिसके कारण क्या, जिसके फलस्वरूप सातवाहन शक्ति का ह्रास होने पर महाराष्ट्र में शक वंश के शासकों, यानी शक वंश के शासन आरंभ हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? शकों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और शक ने अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। और ये शक कहाँ के थे? कि पश्चिमी क्षत्रप वंश का, पश्चिमी क्षत्रप शासक थे और पश्चिमी क्षत्रप वंश के ये शक ने महाराष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यानी कि इसके महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र में ये सातवाहन वंश हुआ करते थे, उस पर अपना आधिपत्य जमाते थे। परंतु उसके बाद सातवाहन वंश का राजा होता है हाल। सातवाहन वंश का राजा कौन होता है? हाल। हाल एक शांति प्रिय था। हाल राजा था, क्या था? ये हाल राजा इनका 17वां राजा हुआ था। सातवाहन वंश का कौन सा राजा हुआ था? 17वां राजा हुआ था। वो एक क्या था? शांति प्रिय राजा था और एक कवि भी था। क्या था? कवि था। इसमें हाल राजा के इम्पोर्टेंट बात है कि वो क्या था? कवि था। उसने प्राकृत भाषा में अपना एक गाथा सप्तशती, यानी गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। क्या की थी उसने? एक काव्य की रचना की थी और गाथा का नाम है गाथा सप्तशती। फिर उसके दरबार में एक बड़े महान विद्वान रहते थे। उनकी राज्यसभा में एक बड़े महान विद्वान रहते थे, गुणाढ्य उसके शासन में रहते थे। गुणाढ्य की पुस्तक का नाम है वृहत कथा। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है कि गुणाढ्य की पुस्तक का क्या नाम है? वृहत कथा। ये किसके शासन काल में रहते थे? सातवाहन वंश के राजा था हाल के शासन में ये राज्य में ये निवास करते थे। उनके क्या थे? ये राज्यसभा में, ये राज की सभा में ये उनके विद्वान हुआ करते थे। हाल के बाद सातवाहन वंश का एक बड़ा प्रतापी शासक हुआ था जिसने क्या किया? अपने वंश के बारे में, वंश का कीर्ति बढ़ाई थी। वह राजा था
23वां राजा, इनके कौन सा राजा था? 23वां राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या बनता है? इसका एक इन वंश का 23वां राजा होता है। 23वां कौन सा राजा होता है? 23वां राजा होता है। और 23वें राजा होने के नाते इनके माता पिता का नाम होता है, उनके पिता का नाम शिव स्वाति, पिता का नाम शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री इनकी माता का नाम होता है। तो इन्होंने क्या करते हैं कि जो पश्चिमी क्षत्रप आए हुए थे, इनके साथ उनके पूर्वज राजा थे, उनके हरा कर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। तो उनको वापस क्या करते हैं? उन पश्चिमी क्षत्रपों को हरा कर अपनी शक्ति पुनः अपने वंश और शक्ति समृद्धि और सत्ता स्थापित करते हैं। उसके बाद राजा बनता है वशिष्ठी। कौन बनता है? वशिष्ठी सातकर्णी। वशिष्ठी सातकर्णी इनके राजा हुआ था, जिसने क्या किया कि अपने उज्जैन का शक राजा था रुद्रदामन प्रथम। उज्जैन का राजा शक राजा था, शक वंश का था रुद्रदामन फर्स्ट यानी प्रथम। शक राजा था रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम ने क्या करता है? ये महाक्षत्रप होता है। और रुद्रदामन प्रथम अपनी पुत्री का शादी किसके साथ कर देते हैं? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र राजा होता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी होता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के साथ उज्जैन का राजा शक क्षत्रप यानी कि महाक्षत्रप है वो रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने क्या करता है? अपनी पुत्री की शादी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से शादी कर देता है। और उससे वह क्या करता है? अपने यानी समस्त भूभाग को छीन लेता है, जिसे उसने पश्चिमी क्षेत्रों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें, अब सातवाहन वंश का मुख्य राजा थे, उनमें 27वां राजा कितने नंबर राजा? 27वां राजा था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी 27वां राजा था यज्ञश्री सातकर्णी, जिनकी उज्जैनी के क्षत्रपों को क्या करता है? ये उज्जैनी के क्षत्रपों को कुछ भूभाग में पुनः अपने अधिकार में करके अपने वंश की कीर्ति पुनः स्थापित करता है। यज्ञश्री ने कई मुद्राएं चलाई थी चांदी की, यानी कि चांदी की, तांबे की, शीशे की और कांसे की। और कई मुद्राओं पर क्या था उसका? कई मुद्राओं पर जलपोत का चिन्ह था। जलपोत यानी नाव का चिन्ह अंकित था। क्या इसका? नाव का चिन्ह अंकित था। इससे अपने को ये ज्ञात होता है कि उसका शासन, यज्ञश्री का शासन कहाँ तक था? समुद्र तक फैला हुआ था, यानी कि उसका शासन समुद्र तक विस्तृत था। ये थे उनके मुख्य राजा थे। राजा के बाद ये सातवाहन वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखना है, सातवाहन वंश हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कि कौन थे? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने हिंदू धर्म को अनुयायी थे और उन्होंने समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था को अपना समाज में संचालन किया था। क्योंकि वर्ण के अनुसार अपना क्या करेंगे? कार्य करते रहेंगे। और उन्होंने विदेशी यवन और शकों से हमेशा ये क्या करते थे? संघर्ष करते रहते थे।
एक राजा ने संघर्ष करके अपनी वापस जमीन वगैरह लेते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। दूसरे राजा कमज़ोर होते थे, वो उनके ऊपर शकों के द्वारा और यवनों के द्वारा आक्रमण होता था, वापस हो जाते हैं। फिर 2-3 राजा और बनते हैं और उसके बाद एक नया राजा आता है और उसने शक्तिशाली बन के एक वापस अपनी ज़मीन लेते। ऐसे करते करते उन्होंने क्या हुआ, विदेशी जातीय यवन और शकों पर संघर्ष करते रहे। और सातवाहन वंश के राजा बहुत दानवीर भी हुआ करते थे। उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म के वहाँ पर विहारों में और उपाश्रयों को भी खूब उन्होंने दान वगैरह दिया था। और सातवाहन वंश के शासकों का व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग की विशेष प्रोत्साहन मिला था। और आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने कई मुद्राएं चलाई थी, चांदी, तांबा, शीशा और कांसे, और कई मुद्राओं पर जलपोत अंकुरित था। और सातवाहन वंश के शासकों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आरपीएससी द्वारा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, खूब सारी भर्तियों में पूछ चुका है। विशेष रूप से क्षत्रप यानी सातवाहन वंश का मुख्य ये इम्पोर्टेंट पर्सन है कि ब्राह्मणों को अनुदान देने, भूमि अनुदान देने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी कि ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान, ब्राह्मणों को क्या करते हैं, भूमि को अनुदान देने का कार्य सबसे पहले प्रथा ये किसने चलाई थी, सातवाहन शासकों ने चलाई थी। और उस भूमि को अग्रहार कहते हैं। अग्रहार, अग्रहार क्या होता है कि ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान यानी भूमि को दान देने का सर्वबार यानी सबसे पहले ये प्रथा किसने चलाई थी, ये प्रथा सातवाहन वंश ने चलाई थी। किसने चलाई थी, सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा सर्वप्रथम चलाई थी। इस भूमि को क्या बोला जाता था, अग्रहार। क्या बोला जाता था, अग्रहार बोला जाता था। सातवाहन वंश के राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में क्या करते हैं, अनेक चैत्य और विहार बनाए थे। उन्होंने खूब सारे चैत्य और विहार, चैत्य और विहार बनाए थे। अब चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। देखो चैत्य शब्द है चिता से बनता है, चिता संबंधी। चिता संबंधी क्या होता है, यानी कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसको जला दिया जाता है, शव दाग कर दिया जाता है और बचे हुए पीछे अवशेष उसको भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर क्या बना दी जाती थी, समाधि बना दी जाती थी। समाधि या मंदिर बना दिया जाता था। उसको प्राचीन समय में चैत्य या स्तूप कहते हैं। यानी कि ये उसके बाद उसके समाधि के ऊपर क्या बना दिया जाए, मंदिर या उस चैत्य स्तूप को क्या कहते हैं, पूजा घर भी कह सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, पूजा घर यानी कि भगवान की पूजा करने वाला पूजा घर भी कह सकते हैं। और विहार वो होते थे जो बौद्ध भिक्षुओं और जैन भिक्षुओं के बारे में, यानी कि उनके निवास के लिए क्या बना देते थे, निवास के लिए मकान या गुफाओं में खोदकर निवास स्थान बनाया जाता था। उसे क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था। तो सातवाहन वंशों का एक मुख्य उदाहरण है, स्थापत्य कला का मुख्य उदाहरण है कारले के चैत्य। कहाँ के, कारले के चैत्य। कारले के चैत्य है वो, कारले के चैत्य अपने महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कारले के चैत्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये चैत्य है 40 फुट तो लंबा है, 40 मीटर लंबा व 15 मीटर ऊंचा। जो कि भारत में सबसे बड़ा चैत्य माना जाता है।
तो सातवाहन वंशों की स्थापत्य कला में कारले का क्षेत्रीय फेमस है, प्रसिद्ध है। वो महाराष्ट्र में स्थित है, 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार अपन अंदर वह सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा था। उन राजाओं में प्रमुख शिमुक ने उसने आंध्र या सातवाहन वंश की स्थापना करता है। फिर पुलकेशिन ने सातकर्णी प्रथम, यानी कि कौन होता है सातकर्णी प्रथम। फिर उसके हाल राजा होता है हाल के बाद बनता है वशिष्ठ पुत्र के बाद कई राजे हुए थे और यज्ञश्री ये मुख्य राजा थे। उसके बाद उनका समाज वर्णाश्रम व्यवस्था में था। उनके धर्म कौन सा था राजाओं का? हिंदू धर्म थे, परंतु वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी आदर करते थे। उनको भी दान दिया जाता था। और ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि का ध्यान देने का प्रथा शुरू किसने की थी? सातवाहन वंश को शासकों को उसको अग्रहार कहा जाता था। और स्थापत्य कला में भी बहुत निपुण थे। और स्थापत्य कला में कारले के चैत्य, यानी कि कारले का चैत्य जो विश्व प्रसिद्ध चैत्य है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका मुख्य उदाहरण है 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार अपने आज सात वंश के राजाओं के बारे में अपन क्या पढ़ा था, इस वंश के कौन कौन राजा हुए थे। और ये 10वीं क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ 10वीं क्लास के साथ साथ जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएसटीसी वगैरह पीटीटी की, उसमें भी ये काम आएगी। तो इस प्रकार अपन ये सातवाहन वंश पढ़ा। और अब पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के कौन कौन राजा थे और उनकी क्या क्या प्रसिद्धि रही है।